हेलो, स्वागत है आपका एमपीपीएससी क्लासेस के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं आपकी मेंटर प्रिया बिसेन आज आपको करवाऊंगी कृषि एवं ग्रामीण विकास। देखिए, ये जो टॉपिक है ये हमने उठाया है आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2023 की रिपोर्ट से, और ये टॉपिक हमारी यूनिट 6 का है। ये हम क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट कर रहे हैं, सो इसमें ये एज इट इज हेडिंग दी हुई है उसके चैप्टर 4 में, चैप्टर 5 जिसमें कि इंडस्ट्रीज, एमएसएमई और इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था, जिसको कि हमने लास्ट वीडियो में किया है। तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट 2023 से टॉपिक नंबर अध्याय नंबर 4 उठाया है, जिसमें कि हमारा इकोनॉमिक्स का एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर ऑफ एमपी वाला जो पोर्शन है हम आज उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, एमपी के एग्रीकल्चर को कवर करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने जिन चीजों को हाईलाइट किया हुआ है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी कोचिंग, कोई भी नोट्स आपकी तैयारी को सशक्त नहीं बना सकता है, ना ही आपका प्री मेंस इंटरव्यू निकाल सकता है। आपके अपने हाथ से बने हुए नोट्स ही आपके एग्जाम क्लियर करवा सकते हैं। तो मेरा काम है एज अ मेंटर आपको गाइड करना, और आपका काम है मेरी बातों पे थोड़ा भरोसा करके और खुद पे पूरा भरोसा करके उन चीजों को आगे बढ़ाना। अब यहाँ पे देखिए, ये जितना मटेरियल दिया हुआ है ये सब हमने इकोनॉमिक सर्वे, एमपी के इकोनॉमिक सर्वे की जो रिपोर्ट है 2023 से लिया हुआ है, राइट। तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैं बताते चलूंगी, उसको एक कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। मेरा आपसे शुरू से कहना रहा है कि मैं जो भी पढ़ा रही हूँ उसको कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। आपके पास प्री के सॉलिड नोट्स होंगे, ठीक है। जो हाईलाइटेड चीजें उनको नोट डाउन कर लीजिए और समझते चलिए। तो इसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि हम जो है खाद्यान्न, दलहन, तिलहन में शीर्ष राज्यों में एक है। देश में खाद्यान्न का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। हम जो है खाद्यान्न, जो भी खाद्यान्न फसलें होती है उसमें हम कौन से नंबर पे हैं? हम सेकंड नंबर पे हैं, ठीक है। और लास्ट 2 डिकेड्स में, 2 दशकों में कृषि का विकास दर उच्च रहा है। जो हमारा कृषि का जो डेवलपमेंट रेट रहा है वो हाईएस्ट रहा है। तो 2022-23 में मध्य प्रदेश राज्यों के जो जीवीए होता है, सकल मूल्य वर्धन, ठीक है। सकल मूल्य वर्धन क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, मतलब प्राइमरी सेक्टर क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान जो है वो है 36.32%। कितने परसेंट है? 36.32%। ये आपको नोट कर लेना है कि हमारा जीवीए में कितना एग्रीकल्चर मतलब प्राथमिक क्षेत्र का, या अगर हम कहें कि कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है तो 36.32% है। और कृषि क्षेत्र के विकास हेतु ये सारी चीजें दी है कि सब सरकार प्रयास कर रही है, सिंचाई, बिजली, सड़क सब कुछ अच्छा कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा इजीली और अच्छे से सुचारू रूप से कृषि हो सके। प्रमाणित बीजों का प्रयोग करके कृषि विस्तार के लिए 5 प्रमुख क्षेत्र हैं: सिंचाई, बिजली, सड़क, वित्त पोषण, खरीद में नीतिगत पहल, ठीक है। और हमें जो है कृषि कर्मण पुरस्कार कितनी बार मिला है? 2021 में हमें 7th टाइम, हम 7 बार, 7 टाइम्स हमको जो है कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। यहाँ से ये इतनी इंपॉर्टेंट बात निकाली, बढ़ते हैं आगे। कृषि पशुधन प्राथमिक क्षेत्रों में एक तो हो गया कृषि और एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री क्लियरली प्री के यूनिट 6 में लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ एग्रीकल्चर लिखा हुआ है। लेकिन जब आप मेंस का यूनिट 3 देखोगे, किसकी? पेपर थर्ड की, सिलेबस अपने पास रखा करिए, तो आपको उसमें दिख जाएगा पशुधन अलग से दिया हुआ है। तो ये जो स्लाइड्स है आपके प्री मेंस दोनों में काम आएगा। और आपको पढ़ाई ऐसे करना है कि मुझे प्री के साथ अपना मेंस का भी बेस तैयार करके रखना है, डेटा और ये सारी चीजें। तो ये आपके प्री मेंस दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ देखो, कृषि और पशुधन प्राथमिक क्षेत्रों में पशुधन लिखा नहीं है, लेकिन ये हिडन इसमें है सिलेबस में, तो ये भी हमको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र में प्रमुख योगदान किसका है? कृषि और पशुधन का है। पशुधन मतलब जितनी भी आपकी एनिमल हस्बेंड्री, गाय, भैंस, पशु, बकरी और ये पशु पालन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो अगर बेस ईयर जो 2011-12 है, इसको बेस ईयर वित्त का बेस ईयर आधार वर्ष माना जाता है, जब 2.69% से जो है पशुधन क्षेत्र का योगदान था, ठीक है, हमारी इकोनॉमी में। लेकिन जो है 2022-23 में बढ़ के कितना हो गया है? 5.93। कई बार पीएससी इस तरह के सवाल पूछता है कि पशुधन क्षेत्र का मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में कितना योगदान है,
तो हम कितना कर देंगे 5.93%। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। और यहाँ पर 2021-22 की तुलना में 2022-23 में 21-22 की तुलना में 22-23 में प्राथमिक क्षेत्रों की विकास दर कितनी रही है 5.25। तो थोड़ा सा याद करना इजी होगा कि देखो पशुधन में भी 5% 0.93 है और मध्य प्रदेश की जो प्राथमिक क्षेत्र की विकास दर है वो पिछले वर्ष की तुलना में इस वार्षिक वर्ष में कितनी रही है 5.24% रही है और फसल क्षेत्र में कितनी रही है 5.46% रही है। तो ऐसे याद रख लेना प्राथमिक क्षेत्र एग्रीकल्चर सेक्टर में विकास दर कितनी रही है 5.24% और फसल क्षेत्र में कितनी विकास दर रही है 5.46%। ठीक है, ये बस ऐसे नोट कर लेना। इसके बाद है मध्य प्रदेश का कृषि जलवायु क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि टोटल हमारे यहाँ कितने हैं 11 फसल पैटर्न के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र है। किमोर का पठार सतपुड़ा हिल्स जोन में धान गेहूं फसल प्रणाली का पालन किया जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने जो हमारे टोटल 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उसमें उन्होंने ये बताया है कि कहाँ पे किसका मतलब कौन सी फसल का उत्पादन किया जाता है। तो सबसे पहले तो समझ लें कृषि जलवायु क्षेत्र का कितने हैं टोटल, तो वो टोटल है 11। और कृषि जलवायु क्षेत्र क्या होते हैं, ऐसे देखो स्टेट में जो है टोटल ऐसे 11 इससे अलग अलग कलर के दिख रहे हैं, ये 11 क्षेत्रों को डिवाइड कर दिया गया है और इन क्षेत्रों में जो है यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से यहाँ पे क्योंकि जलवायु लिखा है ना, समझ लो जलवायु के हिसाब से यहाँ पे उस प्रकार की कृषि की जाती है। तो इस प्रकार से हर क्षेत्र की कृषि अलग अलग तरह की होती है जलवायु के हिसाब से। तो टोटल एमपी जो पूरा एमपी है इसको हमने क्या किया, हमने इसको 11 क्षेत्रों में बांट दिया है। कितने क्षेत्रों में बांट दिया है 11 क्षेत्रों में बांट दिया है। आपको ऐसे इस चीज को समझना है, ठीक है। तो एक्सक्यूज मी, पहला आपका हो जाएगा जो फर्स्ट क्षेत्र है, आपका जो फर्स्ट क्षेत्र है वो ये हो गया बालाघाट वाला जो पोर्शन है, जो यहाँ पर ये व्हाइट इसमें लिखा है, ये फर्स्ट हम इसको ऐसे मान लेते हैं छत्तीसगढ़ प्लेन या इसको कहते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ प्लेन, प्लेन मतलब होता है मैदान, तो छत्तीसगढ़ का मैदान या छत्तीसगढ़ प्लेन, ये हो गया हमारा पहला क्षेत्र। ठीक है, ये पहला क्षेत्र हो गया। इसके बाद जो है आपका सेकंड हो जाएगा छत्तीसगढ़ एंड का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ नॉर्दर्न वैली, छत्तीसगढ़ नॉर्दर्न वैली ये हमारा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये दिख रहा है आपको जिसमें सीधी शहडोल उमरिया अनूपपुर डिंडोरी मंडला आता है, तो ये क्या हो गया हमारा छत्तीसगढ़ नॉर्दर्न वैली। ठीक है, तो ये हो गया छत्तीसगढ़ प्लेन, छत्तीसगढ़ प्लेन और ये हो गया छत्तीसगढ़ नॉर्दर्न वैली। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, ये है आपका कैमूर पठार और सतपुड़ा कैमूर पठार और सतपुड़ा पठार। ठीक है, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं सतपुड़ा हिल्स, कैमूर पठार सतपुड़ा हिल्स। तो इसमें क्या किया जाता है सिंगरौली रीवा सतना पन्ना कटनी जबलपुर सिवनी, तो ये हो जाएगा आपका कैमूर कैमूर पठार सतपुड़ा हिल्स, या हिंदी में इसको बोले तो कैमूर पठार और सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र। ये इतना पोर्शन इसमें आ गया, इतना पोर्शन इसमें आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हो गया, तीसरा क्षेत्र। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, इस पे आते हैं ब्लू कलर पे, ये क्या है भाई, ये है हमारा कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा बुंदेलखंड, ये वाला जिसमें छतरपुर टीकमगढ़ और अब यहाँ पे निवाड़ी भी आ गया है, लेकिन ये पुराना मैप ही यूज कर रहे हैं तो इन्होंने निवाड़ी को नहीं किया है और दतिया का कुछ भाग यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चार जो जिले हैं छतरपुर टीकमगढ़ निवाड़ी और दतिया, ये किस में आ जाएंगे आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में आ जाएंगे। कौन से क्षेत्र में आ जाएंगे, बुंदेलखंड क्षेत्र में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना, ब्लू कलर से कौन सा हो गया आपका यहाँ पे, कहाँ गया यहाँ पे बुंदेलखंड, ये हो गया। ठीक है, फोर्थ ये हो गया बुंदेलखंड क्षेत्र। यहीं पर मैं कृषि जलवायु क्षेत्र समझा दे रही हूँ, एग्जाम में अगर पूछे तो हमसे बनना चाहिए। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। अब इन चार क्षेत्रों में समझ लीजिए कि जैसे पहला मैंने आपको क्या बताया छत्तीसगढ़ का मैदान या छत्तीसगढ़ प्लेन, बालाघाट वाला पोर्शन हो गया, यहाँ पर जो है चावल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद हम आगे छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, या जिसको हम बोल देंगे कि छत्तीसगढ़ नॉर्दर्न वैली। तो यहाँ पर क्या होता है, ये पूरा जो है सीधी सिंगरौली अनूपपुर उमरिया डिंडोरी मंडला, यहाँ पर चावल सोयाबीन उगाया जाता है।
ठीक है, यहाँ पे सिर्फ चावल होगा, यहाँ सिर्फ चावल होगा, यहाँ चावल सोयाबीन, एक चीज ऐड कर दो, चावल सोयाबीन हो गया। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएंगे, जो हमारा कैमूर का पठार और सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र या कैमूर प्लेट्यू सतपुड़ा हिल्स वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर अब देखो, यहाँ चावल, यहाँ चावल, यहाँ चावल, यहाँ पे चावल के साथ गेहूं हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? चावल के साथ में गेहूं हो जाएगा, राइस एंड व्हीट। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे राइस एंड व्हीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जो बुंदेलखंड रीजन है। तो बुंदेलखंड रीजन में देखो, यहाँ पे व्हीट तो होगा, यहाँ पे व्हीट तो होगा, व्हीट के साथ में ज्वार मक्का भी ऐड कर दो, ज्वार और मक्का ऐड कर दो। क्या ऐड कर दोगे? ज्वार एंड मक्का। बहुत सिंपल है। बालाघाट में सिर्फ राइस है, और छत्तीसगढ़ नॉर्दर्न वैली में क्या हो जाएगा? राइस के साथ में चावल के साथ में गेहूं हो जाएगा, चावल के साथ गेहूं, सॉरी, चावल के साथ सोयाबीन हो जाएगा, चावल के साथ यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा सोयाबीन, सोयाबीन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर हम पहुंच जाएंगे यहाँ पे कैमूर प्लेट्यू एंड सतपुड़ा हिल्स, या कैमूर का पठार और सतपुड़ा की पहाड़ी, यहाँ पे चावल के साथ में गेहूं हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे बुंदेलखंड, यहाँ पे गेहूं के साथ में ज्वार और मक्का हो जाएगा। चलिए, अब इसके बाद फिर हम आगे देख लेते हैं। तो बुंदेलखंड के बाद फिर हम नेक्स्ट उठा लेंगे ये वाला ग्रीड पोर्शन। इसको क्या कहा जाता है? ये जो पूरा दिख रहा है ना आपको, ये वाला रेड वाला, ये पूरा क्या है? ये कहलाता है ग्रीड पोर्शन। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं ग्रीड। क्या कहते हैं इसको? ग्रीड क्षेत्र। क्या कहा जाता है इसको? ग्रीड क्षेत्र। इसके अंतर्गत हमेशा याद रखना, श्योपुर आता है, मुरैना आता है, भिंड आता है, सॉरी, ग्वालियर आता है, शिवपुरी आता है, और अशोकनगर आता है। ठीक है। और इसमें थोड़ा-सा, मतलब जो गुना जो है ना, गुना का स्लाइटली थोड़ा-सा भाग, अंशतः आता है गुना, ये याद रखना आप बहुत अच्छे से। और शिवपुरी पुरातर गुना का थोड़ा-सा भाग आता है। और यहाँ पे भी क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा आपको व्हीट, गेहूँ तो यहाँ मिलेगा। और गेहूँ के साथ क्या हो जाएगा? अब यहाँ हम गेहूँ के साथ ऐड कर देंगे सरसों और क्या ऐड कर देंगे? ज्वार। यहाँ पे ऐड कर देंगे सरसों एंड ज्वार। ठीक है। तो मेन हो गया गेहूं और सरसों ज्वार। और बुंदेलखंड में क्या था? गेहूं के साथ ज्वार तो था, लेकिन मक्का भी था। ठीक है। अब ग्रीड क्षेत्र यहाँ पे देख लो, ये हो गया आपके 5 रीजन हो गए। ग्रीड क्षेत्र के बाद फिर आप आगे बढ़ जाओगे, ये जो इतना बड़ा सा पोर्शन है, ये है विंध्यन क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र हो गया आपका? ये आपका हो जाएगा विंध्यन क्षेत्र। ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ये कौन सा हो जाएगा? विंध्यन क्षेत्र। एक चीज याद रखना कि फिजिकल डिवीजन के क्षेत्र अलग होते हैं, और एग्रो क्लाइमेट जोन या कृषि जलवायु क्षेत्र के डिवीजन टोटल अलग हैं। टोटल अलग है, इसको आपको याद रखना है। ये देखो, ये इतना पोर्शन जो दिख रहा है, ये क्या है? आपका विंध्यन रीजन है। कौन सा रीजन है ये आपका विंध्यन विंध्यन रीजन है, ये वाला क्षेत्र जो है। इसमें अब आधा बचा हुआ गुना आएगा, विदिशा, भोपाल, सीहोर, रायसेन, सागर, दमोह। ठीक है। आधा बचा हुआ गुना, भोपाल, सीहोर, रायसेन, सागर, दमोह, ये सब आ जाएगा। और इस क्षेत्र में जो है, गेहूं के साथ में अब क्या मिलेगा? चना। यहाँ पे गेहूं के साथ क्या मिलेगा? चना। गेहूं और चना यहाँ सबसे ज्यादा होता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है। ये आपके हो गया छठवा क्षेत्र। विंध्यन क्षेत्र कौन सा हो गया आपका? ये हो गया आपका छठवा क्षेत्र। इसके बाद हम आ जाएंगे नर्मदा प्लेन। इसके बाद हम आ जाएंगे जो सतपुड़ा क्षेत्र के बाद में हम आ जाएंगे, सॉरी, विंध्यन क्षेत्र के बाद हम सतपुड़ा के पठार पे आ जाएंगे। सतपुड़ा का पठार हो गया हमारा 7वें नंबर पे। तो 7वें नंबर पे जो सतपुड़ा का पठार है, इसमें याद रखिएगा कि ये पर्पल कलर के दो जो दिख रहे हैं ना, ये है आपका सतपुड़ा का पठार। इसमें खाली छिंदवाड़ा और बैतूल आता है। सतपुड़ा के पठार में कौन आता है? क्योंकि कृषि जलवायु क्षेत्र है, तो यहाँ पे बैतूल और छिंदवाड़ा ही आता है। और यहाँ पे क्या मिलेगा? देखो, छिंदवाड़ा को तो मक्का का क्षेत्र कहा जाता है, बहुत फेमस है उस चीज के लिए। और मक्का तो मिलेगा ही, तो आंख बंद करके मक्का लिख दो। और ज्वार और गेहूं, 3 चीज यहाँ पर होती है, मक्का, ज्वार, गेहूं। ये याद रखिएगा आप। ठीक है। इसके बाद फिर आप जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो आपको कौन सा क्षेत्र मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा नर्मदा घाटी क्षेत्र मिल जाएगा। आपको कौन सा क्षेत्र मिल जाएगा? जो बीच वाला आपका है, मिडिल नर्मदा क्षेत्र या सेंट्रल नर्मदा वैली। ये देख लो, इन दोनों के बीच में आ जाएगा सेंट्रल नर्मदा वैली। इसमें 3 जिले आते हैं, हरदा, होशंगाबाद, नर्मदा। ठीक है। तो
तो ये आपका जो सेंट्रल नर्मदा वैली है उसमें जो है आपके एक सेकंड कहाँ गए यहाँ पे, सतपुड़ा, निमाड़, मालवा, झाबुआ, पता नहीं यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है, ये वाला है, इसको शायद हमने यहाँ पे लगा दिया था। तो चलिए ठीक है, ये सेंट्रल नर्मदा वैली आप तो समझ गए। सेंट्रल नर्मदा वैली है या इसको हम कहते हैं नर्मदा घाटी क्षेत्र कहा जाता है, मध्य नर्मदा क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें कि नरसिंहपुर, होशंगाबाद और हरदा जिले आते हैं। और यहाँ मेनली एक और एक सिर्फ क्या मिलेगा आपको, गेहूं मिलेगा। आपको यहाँ पे मेनली क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मेनली गेहूं ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में आगे का हम देख लेते हैं, जिसमें कि ये हमारा आ जाएगा अब निमाड़ वाला क्षेत्र। ठीक है, निमाड़ वाला क्षेत्र हमको देख लेना है। निमाड़ वाला क्षेत्र जो है इसमें पूरा का पूरा, ये देखो ये दिख रहा है, ये इतना पूरा निमाड़ वाले क्षेत्र में आ जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट हो गया। निमाड़ वाला जो क्षेत्र है इसमें आता है खंडवा, खरगोन, ठीक है, बड़वानी, धार और बुरहानपुर। और यहाँ पे मेनली देखो, यहाँ पे किसकी खेती होती है, एक तो होती है कपास की खेती जिसको हम बोलते हैं कॉटन, और दूसरी होती है मूंगफली की खेती, किसकी, ग्राउंड नट की खेती होती है। तो कॉटन और ग्राउंड नट कहाँ पे होगा, निमाड़ क्षेत्र में हो जाएगा। उसके बाद ये वाला जो झाबुआ और अलीराजपुर वाला क्षेत्र है, झाबुआ और अलीराजपुर वाला क्षेत्र ये दिख रहा है, इसको बोला जाता है, झाबुआ का पहाड़ी क्षेत्र। क्या बोला जाता है इसको, झाबुआ हिल रीजन। ठीक है, इसको बोला जाता है झाबुआ हिल रीजन। ये हो गया झाबुआ हिल रीजन आपका। ये हो गया आपका 8 ले लो। इसके बाद में ये वाला हो गया 9। ठीक है, ओके। इसके बाद में झाबुआ निमाड़ रीजन हो गया। यहाँ पर आपको कपास और ज्वार मिलेगा, यहाँ पे ग्राउंडनट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे कॉटन के साथ क्या मिल जाएगा आपको, ज्वार मिल जाएगा, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे मालवा के पठार में। तो मालवा का पठार वाला जो क्षेत्र है, ये वाला पूरा पोर्शन हो जाएगा, ये वाला इतना जो है मालवा का पठार हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका मालवा का पठार वाला क्षेत्र। 10वें नंबर पे मैंने इसको डाल दिया है। ठीक है, तो मालवा के पठार वाले क्षेत्र में जो है ये हो गया नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, देवास, शाजापुर, राजगढ़। और यहाँ पे मेनली जो होगा वो है आपका सोयाबीन, सोए। ठीक है, तो यहाँ पर मालवा क्षेत्र में हो जाएगा सोयाबीन क्षेत्र। ठीक है, इस चीज को आप याद रख लीजिएगा। तो हमारे ऐसे मैंने आपको एक तरह से ओवरव्यू दे दिया 11 क्षेत्रों का। नाम हमको याद होना चाहिए, किस क्षेत्र की मेन फसल क्या है ये याद रहना चाहिए। अब हम वापस आते हैं हमारे इकोनॉमिक सर्वे पे। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि किमोर का पठार और सतपुड़ा हिल्स जो है वो धान गेहूं के क्षेत्र हैं। ठीक है, इसके बाद नर्मदा घाटी, अभी मैंने बताया जहाँ पे गेहूं, बिंद का पठार, ये भी मैंने बताया गेहूं। तो देखो लिखा है मुख्य रूप से गेहूं उगाते हैं। ग्रीड क्षेत्र बुंदेलखंड सतपुड़ा पहाड़ी के क्षेत्र में गेहूं ज्वार फसल का पैटर्न है। ठीक है, ये भी आप नोट कर लो। मालवा का पठार में सोयाबीन है, निमाड़ का पठार में कपास और वो था ग्राउंड नट मतलब मूंगफली, और झाबुआ की पहाड़ियों में जो है कपास और वो था कपास और जूट सॉरी ज्वार, कपास और ज्वार था। तो यहाँ पे ये कह रहा है हालांकि मालवा पठार, निमाड़ और झाबुआ में कपास ज्वार फसल पैटर्न पालन करती है। ठीक है, तो ये इन्होंने आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट बताया। अब हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या कृषि उत्पादन को देखना है। क्या देखना है हमको, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन या कृषि उत्पादन के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इस साल में जो है मतलब जो इकोनॉमिक ईयर है हमारा 22-23 में 5.46% की वृद्धि हुई है। फसल क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, 5.46। देखो जितने भी डाटा अभी आ रहे हैं ना वो 5% की रेंज में ही आ रहे हैं। एक चीज ऐसे आप थोड़ा ट्रिकी करके याद रख सकते हो, है ना। और अनाज तिलहन के क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, तो ये कह रहे हैं कि अनाज में जो है 2.58% 2.58% की वृद्धि हुई है, और तिलहन के क्षेत्र में जो है 16.38 की वृद्धि हुई है। दलहन उत्पादन, ये पीएससी ने एक बार पूछा था कितनी वृद्धि हुई, तो 17.4% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और लास्ट ईयर की तुलना में इस साल जो है 4% की ज्यादा, लगभग 4% कह सकते हैं, 4.16% की वृद्धि परिलक्षित है। अब देखो यहाँ पे ये जो मेन चीजें थी मैंने आपको बता दिया। अब देखो ये एक इम्पॉर्टेंटली उन्होंने हाईली मेंशन किया हुआ है एकदम, मिलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023, ये यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किया था मिलेट ईयर के रूप में।
तो मिलेट को अक्सर सुपर फूड कहा जाता है और 2023 के माध्यम से मिरेकल मिलेट के भूले हुए रवैये गौरव को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया है। इसके बाद में मिलेट जैसे कि इसमें क्या-क्या आता है, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, ये सभी जो है स्वास्थ्य लाभों के लिए जाने जाते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीले होते हैं, उत्पाद के लिए उनके इनके उत्पादन के लिए गेहूँ और धान की तुलना में सिंचाई का पानी कम लगता है, इसलिए भी गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है। और मध्य प्रदेश भारत में कोदो कुटकी के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। कोदो कुटकी जो है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में कहाँ उत्पादित होता है, क्वेश्चन बन सकता है, तो पूर्वी और मध्य भागों में उत्पादित होता है। मिट्टी अच्छी तरह से सूखी और उपजाऊ होती है क्योंकि इन क्षेत्रों की। और 2020 में एमपी राज्य मिलेट मिशन, ये अब गवर्नमेंट की स्कीम या योजना याद रख लीजिए, एक क्या हो गई, एमपी राज्य मिलेट मिशन और मुख्यमंत्री कोदो कुटकी खेती सहायता योजना जैसी योजनाएं क्या कार्यक्रम शुरू की गए। एग्जाम में कल जो हमने एमपीपीएससी का पेपर डिस्कस किए थे लास्ट ईयर के, तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट मतलब पीएससी इकोनॉमिक्स से योजनाओं पे ज़्यादा जोर देती है। तो यहाँ पे इसलिए हमें इन योजनाओं को जो है बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझना है। तो पहला हो गया एमपी राज्य मिलेट मिशन और दूसरा हो गया मुख्यमंत्री कोदो कुटकी खेती सहायता योजना। ठीक है, इससे क्या होगा कि किसानों के लिए एक तो उनको मतलब रेट सही मिलेगा मार्केट में, मार्केट लिंकेज और इनके प्रोसेसिंग हो गया या इनका जो प्रोक्योरमेंट है वो सब कुछ जो है गवर्नमेंट अच्छे से प्रोवाइड कराएगी। फिर मंडला जो है, एक ये चीज़ मेंशन किया हुआ है एंड यू शुड नोट इट, इसको नोट ज़रूर करिएगा। मंडला जो है उसको कोदो और कुटकी मिलेट के उत्पादन का मुख्य केंद्र है। मंडला अगर एग्ज़ाम में पूछता है कि कोदो कुटकी मिलेट उत्पादन का मुख्य केंद्र क्या है? मुख्य केंद्र क्या है? तो आपके पास आंसर क्या है? मंडला होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि शुरू में इन्होंने कहा कि पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में जो है इसका उत्पादन होता है, ये बोला इन्होंने, ठीक है, लेकिन उसमें भी हमको किस पे ध्यान देना है? मंडला पे ध्यान देना है, ठीक है? और फूड प्रोसेसिंग की जो स्कीम है, उसके तहत एक जिला एक उत्पाद के रूप में पहचाना गया है। कोदो कुटकी, मंडला जिले की कोदो कुटकी को पहचान भी मिली है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आप देख लो, बार बार ये आ रहा है, पीएससी पूछता भी है इसमें से क्वेश्चन। मैंने कल ही आपको 2-3 क्वेश्चन निकाल के दिए थे, तो वो वीडियो जो मैंने बनाया है एमपीपीएससी क्लासेस में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसको देख लीजिए, छोटा सा वीडियो है, आपको याद हो जाएंगे सारे प्रमुख दालें। देखो वीडियो ऐसा है कि आप कहीं भी देख सकते हो, खाना खाते समय, सोते-सोते, है ना? तो छोटे-छोटे टॉपिक्स ऐसे निपटाते चलो। प्रमुख दालों का उत्पादन, अब हमको पल्सेस में देखना है, ऐसी हम दालों में जो है एक शीर्ष राज्य के रूप में है ना? और हमारे यहाँ मुख्य रूप से कौन-सी दाल उगती है? तुअर दाल, ये जिसको अरहर कहते हैं, चना जिसको ग्राम भी कहते हैं और मसूर को लेंटिल कहते हैं, ठीक है? और उड़द दाल, ये 4 दालें हमारे यहाँ मुख्य रूप से उगती हैं, है ना? तो चना, उड़द, मसूर का औसत उत्पादन पिछले कुछ सालों में मतलब ठीक-ठाक रहा है। और यहाँ पे उड़द दाल का जो उत्पादन है, ये ना हमेशा थोड़ा-सा एक इम्पोर्टेंट रहता है कि किस दाल का उत्पादन ज़्यादा रहा। तो उड़द के उत्पादन में पिछले सालों की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? 97.54% की वृद्धि हुई है। इसीलिए उड़द दाल का प्रोडक्शन इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अरहर दाल की या तुअर की दाल जिसको कहते हैं, अरहर की दाल जो है इसका कवरेज एरिया कितना है? 2.74। अरहर की दाल कह लो, तुअर की दाल कह लो, एक ही मतलब है। 2.74% इसका कवरेज एरिया, मतलब इतने क्षेत्र में इसकी खेती होती है। फिर देखो कमर्शियल क्रॉप्स की अगर हम बात करें या वाणिज्यिक फसलें जिनसे कि हमको वाणिज्यिक फायदे के लिए जिनको उगाया जाता है, जैसे हो गया सरसों, क्योंकि इससे बनता है सरसों तेल, सरसों खली, सोयाबीन, सोयाबीन ऑयल बनता है, कपास कपड़े के लिए उपयोग होता है और इसके बीजों से भी ऑयल निकलता है। सोयाबीन का हम सबसे बड़े उत्पादक हैं और पिछले सालों की तुलना में सोयाबीन का उत्पादन बढ़ा है। कितना बढ़ा है? तो ये इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ें मैं हाइलाइट करके रखी हूँ वही इम्पोर्टेंट है, सिंपल है, डाटा देख के घबराना नहीं। तो 29, 30 को एक कम, 29.38% की उछाल आई है किसमें? सोयाबीन उत्पादन में। ठीक है, गन्ने का उत्पादन भी बढ़ा है, यहाँ पे कह रहे हैं, कपास की फसल में भी वृद्धि हुई है। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देख लेते हैं, देखो ये है विभिन्न योजनाओं के तहत बजट कितना क्या आवंटित किया गया है। तो ये सब हमको इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है? ये हमको नहीं पढ़ना है, हमको इस साल का बस ये समझ लो, एक जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये है प्रधानमंत्री केवाई। केवाई का मतलब हो जाएगा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री क्या लिखा है? केवाई।
प्रधानमंत्री किसान योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान योजना है। इसके बाद है ये SHC, ये एक स्कीम हो गई। उसके बाद है ये जो अलग-अलग स्कीम्स हैं, अब इसमें ऐसे समझना, सबसे ज़्यादा आवंटन, बजट का आवंटन किस स्कीम में हुआ है उसको याद रखो। 3200 करोड़ रुपए का आवंटन किस स्कीम में हुआ है? तो ये है एम के एम के MKKY, MKKY कौन सी स्कीम हो गई ये? MKKY, ठीक है, ऐसे याद रखो MKKY, ये स्कीम हो गई है। MKKY का मतलब क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। ये कौन सी स्कीम है? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। ये जो स्कीम है ना, ये 22 दिसंबर 2020 में, कब? 22 सितंबर 2020 को लॉन्च की थी। और इसमें ये है कि इसमें जो है 4,000 रुपए पर ईयर सरकारी सहायता मिलती है, और इसमें 3 महीने में तक की जो है इसमें ईएमआई मिलती है, ठीक है? ऐसे इसको याद रखना, ठीक है? तो ये एक स्कीम हो गई। उसके बाद में प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना, इसमें ये किया गया था। और इसके बाद में तो ये स्कीम अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। इसके बाद सेकंड नंबर पे किसमें सबसे ज़्यादा बजट का आवंट हुआ है? 2,000 करोड़। जनरली इस तरह की डाटा पूछा जाता है। तो 3200 करोड़ का हो गया प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना, और प्रधानमंत्री ये कौन सी है? PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो राशि है, ये 2016 में स्टार्ट हुई थी स्कीम, और इसमें 2,000 रुपए का बजट आवंटित किया गया। तो ये दो स्कीम हमको अच्छे से देखना है। इसका बजट आवंटन शायद पूछ ले, क्योंकि पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे, उसमें आपको देखने मिलेंगे। अब देखो एक-एक स्कीम ये दी हुई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है ये 2019 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी ये? 2019 में स्टार्ट हुई थी ये योजना। ये आपको याद रखना है। और इसमें जो है 6,000 रुपए ईयरली मिलता है, और ये 3 इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है, 2-2 हज़ार रुपए की, 3 महीने की 3 किश्तों में पैसा मिलता है, ठीक है? ये देखो 6,000 रुपए मिलते हैं। 2018 के रबी सीजन से शुरू की गई थी। बुआई के ठीक पहले नकदी संकट का सामना कर रहे किसानों को नकदी, बीज, उर्वरक और अन्य अनुदानों को दिया जाता है। और ऐसे किसानों को देते हैं जो सीमांत किसान, मतलब जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। इसके बाद है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। ये जो योजना है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, इस योजना को मुख्यमंत्री मतलब इसमें जो है सहायता राशि 2,000 रुपए 2 किश्तों में जी दी जाती है। मतलब 4,000 रुपए टोटल देते हैं, एक बार में 2,000 और दूसरी बार में 2,000 रुपए दिया। इस तरह से सहायता राशि होती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये ऊपर बताया, इसके लिए बजट का आवंटन किया गया है अच्छा खासा। उसके बाद में परंपरागत कृषि विकास योजना, इसमें है कि परंपरागत कृषि मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहन देने के लिए योजना शुरू की गई है। इसमें किसानों को 3 साल के लिए 50,000 प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है? उसके बाद है प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री विस्तार मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, यंत्रीकरण, सिंचाई योजना, वितरण हेतु प्रमाणित बीज, ये सब। तो इसके बस नाम याद रख लीजिए। अब ये आगे हैं। कृषि में प्रौद्योगिकी कौन-कौन सी यूज़ की जा रही है? तो कृषि में रिमोट सेंसिंग यूज़ किया जा रहा है, जीआईएस यूज़ किया जा रहा है, आईओटी डेटा आईओटी यूज़ किया जा रहा है, ठीक है? उसके बाद में डेटा एनालिटिक्स यूज़ की जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ किया जा रहा है, एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, मशीन लर्निंग यूज़ कर रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। ये सब शब्द ना मेंस में बहुत काम आते हैं, पेपर थर्ड में, ठीक है? इसके बाद है, और आपको इन सब ये ऐसे जो टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक्स हैं, इन पे आपको कभी निबंध में भी आप डालेंगे ना, तो इसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। एग्री जीआईएस, रिमोट सेंसिंग जीआईएस आधारित डेटा आधारित योजना, नियंत्रण समर्थन प्रणाली प्लेटफॉर्म, ठीक है? एमपी किसान मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हैं हम, यूनिक फार्मर आईडी दी जा रही है उनको। इस प्रकार से, और रिमोट सेंसिंग के थ्रू जो फसल क्षेत्र की गणना की जाती है, ई गिरदावरी, ये एक योजना है। ये नाम आप याद रखिए, कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। इसके बाद में अब हम आ जाते हैं उद्यानिकी पे, क्योंकि ये भी कृषि का एक भाग है, हॉर्टिकल्चर।
तो इसमें ये है कि मध्य प्रदेश में प्रमुख फसलें कौन-सी है? अमरूद, आम, केला, नारंगी। इसमें आपको याद रखना है कि और मसालों में लाल मिर्च, लहसुन, धनिया, अदरक ये मेन है, ठीक है। इसके बाद में हम जो फसल का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रमुख उत्पादित सब्जियाँ क्या हैं? आलू, टमाटर, प्याज है, ठीक है। और मध्य प्रदेश जो है कुल सब्जियों का कुल क्षेत्रफल और उत्पादन क्रमशः कितना है? अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 10.4 लाख हेक्टेयर ज़मीन पे हम सब्जियाँ उगा रहे हैं। क्षेत्रफल पे सब्जियाँ उगा रहे हैं और उत्पादन कितना है? 203.43 लाख मैट्रिक टन, जो बहुत बड़ा अमाउंट है। और ऐसी मतलब फलों में बस नाम याद रख लीजिए, केला, आम, नारंगी का उत्पादन हो रहा है। और फूलों की खेती में गेंदे के उत्पादन के क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में गुलाब के उत्पादन को भी पीछे छोड़ दिया है। मतलब इसकी डिमांड ज़्यादा है। और औषधि पौधों में हम क्या-क्या उगा रहे हैं, ये नाम कई बार पूछ लेता है। तो औषधि पौधों में आपको नाम याद रखना है कि हम जो है इसबगोल का उत्पादन सबसे ज़्यादा करते हैं। इसबगोल जो पेट की दिक्कत और समस्या के लिए प्रयोग किया जाता है ना? उसके अलावा अश्वगंधा और सफ़ेद मूसली, बस ये 3 नाम याद रखना कि औषधि फसलों में हम जो है इसबगोल, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली का उत्पादन कर रहे हैं। ये शब्द पता है पीएससी कई बार पूछता है, इसमें से कौन-सा औषधि पौधा नहीं है? इसमें से कौन-सा औषधि पौधा है? तो आपको 3 नाम तो याद रखो। क्या पता क्वेश्चन पूछ ले कि हाल ही के वर्षों में मध्य प्रदेश में प्रमुख औषधि पौधों कौन से औषधि पौधे उगाए जा रहे हैं या इनमें से कौन-सा नहीं उगाया जा रहा है? नहीं में बहुत मज़ा आता है ना पीएससी को। तो 3 नाम दे देगा, चौथा कुछ अलग दे देगा। तो ये 3 तो आपको पता होना चाहिए कि इसबगोल प्रमुख है, अश्वगंधा और सफ़ेद मूसली प्रमुख रूप से उगाए जा रहे हैं। अब ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में दिया है, चावल का फोर्टिफिकेशन, आवंटन वितरण। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि जो चावल है उसमें ज़रूरी पोषक तत्वों को डाल देना ताकि उससे जो है पोषण की जो कमी है, विटामिन्स की कमी है वो दूर हो। तो उसमें विटामिन्स और ज़रूरी पोषक तत्व जो रहते हैं उनको उसमें फोर्टिफाइड मतलब उसमें डाल दिया जाता है ताकि उसके साथ में हमारे पोषण में वो शामिल हो जाएँ। तो क्यों? क्योंकि देश में एनीमिया, सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमियों से निपटने के लिए भारत सरकार 2019-20 से शुरू होने वाले 3 साल की अवधि के लिए जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली हमारी है ना? जो राशन की दुकान है, उसमें चावल की फोर्टिफिकेशन के और वितरण पर केंद्रीय प्रायोजित पायलट योजना को मंजूरी दी है और इसके लिए 174.64 करोड़ का बजट भी आवंटित किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम और एकीकृत बाल विकास सेवा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण मतलब मिड डे मील वाली जो स्कीम है ना? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण या पीएम पोषण के नाम से जो है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सब स्कीम्स के नाम है। अन्य कल्याणकारी योजनाओं, ये जितने नाम हैं सारे स्कीम्स के नाम है, इनको नोट कर लेना कि चावल के फोर्टिफिकेशन संबंधित कौन कौन से स्कीम है। तो चावल खाद्य सुरक्षा अधिनियम, एकीकृत बाल विकास सेवा, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, पोषण लक्षित सार्वजनिक वितरण, कल्याण और अन्य कल्याणकारी योजनाएं 3 चरणों में होगा। और मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है कि 29 हाई बर्डन या आकांक्षी जिलों में फोर्टिफाइड चावलों का वितरण किया जा रहा है। कितने जिलों में? 29 जिलों में जो है आकांक्षी जिलों में, हाई बर्डन जिलों में क्या किया जा रहा है? फोर्टिफाइड राइस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। इसलिए मैंने ये आपको अलग से बताया है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना जो है, इसके अंतर्गत जो है पोषण पोर्टल तैयार किया गया है और रसोइयों को मानदेय का भुगतान सीधे बैंक खाते से किया जाएगा ताकि शालावार खाद्यान्न आवंटन किया जा रहा है, मतलब ये सारी चीजें। और ये जो है पंचायत ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश 2023 में कहा गया है, ठीक है। तो ये आपके लिए चावल के फोर्टिफिकेशन संबंधित था। ये आप यूनिट नंबर कौन सी यूनिट 6 में तो यूज कर ही सकते हैं एमपी की इकोनॉमी, और यूनिट 7 जिसमें पोषण है, पोषण में भी ये करंट अफेयर से संबंधित पूछा जा सकता है, यही करंट अफेयर है। अब पशुधन कुक्कुट भी समझ लो, तो भारतीय गौवंश भैंस वंशीय प्रजनन केंद्र। अब ये सब देखो, जो कुक्कुट और पशुधन है इससे संबंधित कौन सी योजनाएं, क्या कार्यक्रम चल रहे हैं सरकार के, उनके नाम आप नोट डाउन कर लो। एक तो चल रहा है कि राष्ट्रीय गौवंश एवं भैंस वंशीय प्रजनन कार्यक्रम, ये केंद्र की योजना है। बकरी नस्ल सुधार कार्यक्रम चल रहा है, बकरियों की नस्लों में सुधार करने के लिए। फिर आपकी जो है नंदीशाला योजना चल रही है, ठीक है। उसके बाद समुन्नत मुर्रा पाड़ा प्रदाय योजना, मुर्रा पाड़ा प्रदाय योजना ये जो भैंस की किस्म होती है उससे संबंधित है। 5 सुकर की इकाई प्रदाय योजना, मतलब 5 सुगर देना ताकि कोई अपना खुद का काम कर सके उसके लिए।
नर सुकर प्रदाय योजना ताकि उनकी ब्रीडिंग कराई जा सके, पशुधन बीमा योजना जो आपके पास एनिमल्स है उनका बीमा किया जा सके। उसके बाद में निगम की नवीन योजनाओं में सेक्स सॉर्टेड सीमेंट उत्पादन प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है। मतलब जो एनिमल्स के सीमेन होते हैं उसको शुक्राणुओं को संग्रहण करके प्रिजर्व करके रखा जा सके ताकि विकसित नस्ल तैयार करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पशुधन तैयार किया जा सके। फिर मैत्री की स्थापना ये भी एक स्कीम है। राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, ये कार्यक्रम सरकार चला रही है। रतौना जिला जो सागर में आता है वहाँ पे गोकुल ग्राम की स्थापना की गई। गोकुल ग्राम मतलब गायों से संबंधित हो गया। गोकुल ग्रामों की स्थापना की गई है। नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर्स की स्थापना की गई है। पशु आहार संयंत्र किरतपुर में स्थापित किया गया है। इटारसी के किरतपुर में क्या स्थापित किया गया है? पशु आहार संयंत्र कहाँ है? इटारसी में है। और जबलपुर में डेयरी स्टेट कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये जबलपुर में स्थापित किया गया है। पोल्ट्री स्टेट कहाँ स्थापित किया गया है? धार में स्थापित किया गया है। और वीर उत्पादन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो दतिया जिले के नौरेर में स्थापित की गई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, यू शुड नोट डाउन दिस ऑल नेम्स। उसके बाद में जो लिक्विड नाइट्रोजन के जो संयंत्र हैं, तो एक तो भोपाल में है, ठीक है। केंद्रीय वीर संग्रहालय ये कहाँ पर है? एक हो गया आपका भोपाल, एक हो गया ग्वालियर और एक हो गया सागर में। इसके अलावा जो है इंदौर में भी है, ठीक है। ये बस नाम याद रख लीजिए कि कहाँ-कहाँ पर है, तो भोपाल, ग्वालियर, सागर और इंदौर। अब आगे हम देखते हैं। देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि मध्य प्रदेश में बागवानी, तो ये कुछ नस्लें पूछ लिया है। आम की नस्ल कौन-सी हो जाएगी? ये याद रख लो। नूरजहाँ सबसे फेमस है, ये अलीराजपुर में होती है। सुंदरजहाँ आम जो रीवा में होता है, जीआई टैग वाला है। और पन्ना में आंवला को डॉक्टर प्लांट कहा जाता है। मध्य प्रदेश में आंवला जिला पन्ना है और मुख्य आंवले की किस्म क्या है? कंचन और कृष्णा। पन्ना में आंवला का पन्ना, कंचन और कृष्णा। कौन-कौन से? कंचन और कृष्णा, ये 2 नाम आप याद रख लो। आंवले की किस्म क्या है? पन्ना में मिलता है ये आंवला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी है पन्ना का और कंचन कृष्णा उसकी वैरायटी है। अंगूर रतलाम में मिलते हैं और अंगूर नगरी भी कहते हैं रतलाम को, ठीक है? उसके बाद पपीता कहाँ मिलता है? धार रतलाम में, केला बुरहानपुर में मिलता है और केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सुखपुरी बुरहानपुर में है। उसके बाद अमरूद कहाँ मिलता है? ये रीवा में मिलता है। ललित अमरूद यहाँ की एक वैरायटी है। तो ललित क्या है? अमरूद की वैरायटी। सुखपुरी क्या सुखपुरी में क्या है? एक वो है आपका रिसर्च सेंटर है, किसका? केले का। और कंचन कृष्णा क्या है? ये आंवले की वैरायटी है। और नूरजहाँ सुंदरजहाँ क्या है? ये आम की वैरायटी है। अब हम जो है किसमें फर्स्ट किसमें सेकंड है? तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे की जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार सोयाबीन के प्रोडक्शन में एमपी जो है कौन से नंबर पे आता है? सेकंड नंबर पे आता है। और एमपी के जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है उसके हिसाब से हम फर्स्ट आते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सोयाबीन उत्पादन में केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हमारी पोजीशन क्या है, तो आप सेकंड लगाओगे। और अगर एग्जाम में आता है कि मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे सोयाबीन उत्पादन में क्या स्थान है, तो हम क्या लगाएंगे? हम सेकंड नहीं, हम लगाएंगे फर्स्ट। और मान के चलो देता है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हमारी पोजीशन क्या है, फर्स्ट सेकंड दोनों ऑप्शन दिया है, तो फिर ये क्वेश्चन या तो डिलीट हो जाएगा या इसके नंबर आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो पहली पोजीशन में हम क्या है? एक हो गया, हम एमपी के आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से देखेंगे तो चना और कुल दलहन उत्पादन में हम फर्स्ट हैं। गेहूं के उत्पादन, गेहूं, मक्का, सोयाबीन, सरसों, कुल खाद्यान्न, कुल तिलहन, इसमें हम सेकेंड है। किस किस में? गेहूं, मक्का, सोयाबीन, सरसों, खाद्यान्न, तिलहन। ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद में उत्पादक जिलों की बात करें तो आलू इंदौर में होता है, प्याज खंडवा में होता है, लहसुन मंदसौर में होता है, वहाँ पे लहसुन पार्क प्रस्तावित भी है। धनिया जो है वो गुना में होता है, धनिया पार्क गुना में प्रस्तावित है। ठीक है, टमाटर होता है जबलपुर में। और इन सब ये जितने जिले हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम भी बताइए, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। एंड प्लीज बताइए जरूर कि इंदौर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, खंडवा का क्या है, मंदसौर का क्या है। ये तो सब्जियां जो उत्पादित होती है ये अलग चीज है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अलग चीज है, लेकिन वो भी बताइए ताकि आपका दिमाग दोनों दिशा में चले। और नहीं याद है तो जाइए पुराने वीडियो में और एक बार फटाफट देखिए। तो आलू हो गया इंदौर का, खंडवा का हो गया प्याज, मंदसौर का हो गया लहसुन पार्क, धनिया हो गया गुना का, धनिया पार्क वहां पे प्रस्तावित है, लहसुन पार्क मंदसौर में प्रस्तावित है। टमाटर जो है जबलपुर में है, मटर जबलपुर में है
और ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी है, एक मैंने बता दिया। अदरक छिंदवाड़ा का है। अब मसालों के बाद में हम देख लें मिर्ची, मिर्ची कहाँ होती है? खंडवा खरगोन में। बेड़िया मिर्च की मंडी खरगोन में है। बेड़िया मिर्च मंडी कहाँ है? खरगोन में है। हल्दी बुरहानपुर में होती है, केले के साथ हल्दी भी होती है। धनिया गुना में होता है। तो सबसे ज्यादा फसल उत्पादक जिला कौन सा है? रतलाम। सबसे ज्यादा सब्जी उत्पादक जिला छिंदवाड़ा। और सबसे ज्यादा मसाला उत्पादक जिला कौन सा है? तो मसाला उत्पादक जिला में अगर आप देखोगे, सर्वाधिक मसाला उत्पादक जिला में आप देखोगे तो ये बुरहानपुर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है, फसल अगर पूछे, फल पूछे तो रतलाम, सब्जी पूछे तो छिंदवाड़ा और मसाला पूछे तो बुरहानपुर। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। मध्य प्रदेश का बजट, जो अभी जो हम आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट देख रहे थे, और ये कल मैंने आपको जो उसका चैप्टर 5 पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था ऊर्जा सब्सिडी के लिए 1300 करोड़ रुपए का आवंटन है। और ऊर्जा सब्सिडी कृषि क्षेत्र में के लिए है। सिंचाई क्यों? क्योंकि ऊर्जा अगर देंगे तभी तो सिंचाई में विद्युत की खपत के लिए सब्सिडी मिली है। और किसान कल्याण जो है योजना, उसमें 3200 करोड़ का आवंटन हुआ है। तभी हमने देखा था कि सबसे ज्यादा आवंटन इसी में हुआ है, इस योजना में। ऐसे चीजें इंटरलिंक होती है। मैं जो आपको चीजें बता रही हूँ ना, ये चीजें इंटरलिंक करके पढ़ना है, इसीलिए मैं आपको इस तरह से पढ़ा रही हूँ। आप जैसे इस तरीके से पढ़ना सीख जाएंगे ना, तो आपके लिए कोई भी टॉपिक टफ या इजी नहीं रह जाएगा। आप एक चीज से दूसरी लिंक को करके पढ़ते हुए आप 10 यूनिट्स को आसानी से पढ़ के हजम भी कर जाएंगे और आप प्री आराम से क्लियर कर लेंगे। देखिए, सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग हो सकता है, पर मुझे लगता है कि जब हम ऐसे पढ़ते हैं ना, ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। ये आपका प्री भी कवर करता है, ये आपका मेंस भी कवर करता है, और इंटरव्यू के लिए आपकी एक मेंटल अप्रोच बनाता है। आपकी सोचने समझने की शक्ति को, दायरे को विस्तृत करता है। हमारा दायरा इतना होता है, उसको हमें इतना बड़ा करना है। तो अब ये देखो, इसमें है कि किसानों की जो किसान कल्याण योजना है, इसके लिए 3200 करोड़ का आवंटन है। किसानों को सम्मान निधि के रूप में जो है 4000 रुपए प्रति वर्ष आर्थिक सहायता होगी। और ये कैसे होगी? 2 किश्तों में होगी, 2-2 हजार की 2-2 किश्तें, 2-2 हजार की 2-2 किश्तें। और मुख्यमंत्री मिलेट योजना, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए, ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया है ना? अब देखो सिंचाई का थोड़ा-सा देख लो कि सिंचाई मध्य प्रदेश में, ये पूछता है पीएससी कि नहरों के द्वारा कितनी सिंचाई होती है, कल ही मैंने बताया था। और मैंने आपको बताया था, कैनाल की लिस्ट भी बताई थी, ये ध्यान से देख लेना, है ना? वो भी वीडियो आराम से जाके देखो। 17.6%। अब सारे वीडियोस आपस में इंटरलिंक होंगे। शुरुआत में सारे वीडियो ऐसा लग रहा था अलग-अलग है, लेकिन अब हमने जितना पढ़ा है आपस में सब कुछ मर्ज होने वाला है। तो प्लीज़ इसलिए सब चीज़ों का छोटा-छोटा नोट्स बनाइए, वीडियोस को बार-बार रिवाइज़ करके देखिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिए। क्योंकि ये टॉपिक सब हमको पढ़ के साइड में कर देना और सिर्फ रिवीजन करना है ना? तो नहरों से होता है 17.6, तालाब से होता है 2.7, अन्य से होता है 12.4 और नलकूप कुएं से होता है 67.3। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा सिंचाई किस माध्यम से होती है, तो हमको ये साफ दिख रहा है कि कुएं नलकूपों से 67.3% होती है। सेकेंड नंबर पे किससे होती है? नहरों से होती है 17.6, उसके बाद अन्य के द्वारा होती है 12.4 और तालाबों से होती है 2.7। सबसे कम किससे होती है? तालाब से 2.7। तो बलराम ताल योजना इम्पॉर्टेंट है, कब शुरू हुई थी? 2007 में। जल अभिषेक योजना 2006 में। खेत तालाब योजना 2007 में। क्षेत्रफल के आधार से सबसे ज्यादा सिंचित जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होती है? ग्वालियर और होशंगाबाद में होती है। कहाँ पे सबसे ज्यादा सिंचाई हो रही है? तो एमपी के मैप में हम देख लेते हैं एक बार अच्छे से। सबसे ज्यादा सिंचाई हो रही है ग्वालियर में, और दूसरी कहाँ हो रही है? यहाँ होशंगाबाद में। ये यहाँ पे नर्मदा नदी है, इसके नीचे होशंगाबाद है। उसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम सिंचित जिला कौन सा है? तो सबसे न्यूनतम सिंचित जिला क्या है? डिंडोरी है। ठीक है, डिंडोरी याद रखिएगा। उसके बाद परसेंटेज के हिसाब से, क्षेत्रफल वाली बात खत्म, परसेंटेज वाली बात। परसेंटेज की दृष्टि से सबसे ज्यादा सिंचित जिला, तो क्षेत्रफल और परसेंटेज दोनों में ग्वालियर आ जाएगा। और क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा सिंचित जिला ग्वालियर और परसेंटेज की दृष्टि से सबसे कम सिंचित डिंडोरी, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी डिंडोरी। तो ऐसे याद रख लो, ग्वालियर हो गया परसेंटेज और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा सिंचित, और डिंडोरी हो गया परसेंटेज और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम सिंचित। और सबसे ज्यादा सिंचित में ग्वालियर के साथ होशंगाबाद भी हमें याद रखना है। तो इस प्रकार से ये हमने मेन चीजें आज देख ली। अब इसमें जो है कुल फसल उत्पादन में अग्रणी राज्य के रूप में हम कुल दलहन उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे एमपी है, खाद्यान्न में हम सेकेंड है, फर्स्ट पे यूपी है। थर्ड का तो उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, मेन हमको एमपी की पोजीशन देखना है। कुल तिलहन में हम सेकेंड है, पहली देख लिया।
मोटे अनाज में कर्नाटक सबसे आगे है, ठीक है। मिलेट ईयर का इम्पोर्टेंस था तो पूछ सकता है। कुल मसालों में एमपी सबसे ज़्यादा, तो मसाले दाल में हम आगे हैं और खाद्यान्न तिलहन में जो है हम सेकंड नंबर पे हैं, ठीक है। इसके बाद में जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ज़ोन, जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन होता है, वैसे ही एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ज़ोन भी होते हैं। तो 2002 में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ज़ोन की शुरुआत इंदौर से हुई थी, ठीक है। और इसमें क्या-क्या शामिल है, तो आलू, प्याज़, लहसुन, अब देखो आलू तो इंदौर का ही है, प्याज़ जो है खंडवा का है, लहसुन नीमच मंदसौर का है, तो यही क्षेत्रों में होगा। मसालों में हमने क्या देखा था, मसालों में जैसे धनिया गुना में होता है, ठीक है, मंदसौर में आपका लहसुन हो गया, उज्जैन, बुरहानपुर में हल्दी होती है, तो इसलिए ये क्षेत्रों में क्या हो जाएगा, मसालों का हो जाएगा। शरबती गेहूँ भोपाल, सीहोर का फ़ेमस है, उज्जैन हो गया, नरसिंहपुर, होशंगाबाद का तो है ही, विदिशा का भी है, रायसेन का भी है, हरदा का भी है। खाली इसमें हमको नरसिंहपुर सीहोर याद, हमको उज्जैन याद रखना है, बाकी भोपाल, सीहोर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, रायसेन, विदिशा वेरी फेमस फॉर व्हीट प्रोडक्शन, और उज्जैन भी इसमें हमको इंक्लूड कर देना है। फिर चना और मसूर, हाँ, चना और मसूर, इसमें विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर याद रख लेना है। और संतरा में जो है छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, तो छिंदवाड़ा से आगे पूरा बेल्ट जो है संतरे का बेल्ट है, बैतूल भी हो गया, होशंगाबाद हो गया। तो ऐसे आपको ये मेन चीज़ें याद रख लेना है। ये मेन एग्रो क्लाइमेट ज़ोन है, 5 हैं, ठीक है। ये टोटल 11 ज़ोन्स हैं, वो जो डायग्राम हमने पहले समझा किसमें, आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में, उसी का ये सिंपल सा डायग्राम है। आप चाहे तो ये डायग्राम बना के भी चीज़ों को याद रख सकते हैं जो मैंने बताया था, है ना? ये हो गया छत्तीसगढ़ का मैदान, उसके बाद में छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, उसके बाद में ये आपका हो गया ये वाला जो है बुंदेलखंड का क्षेत्र हो गया, ये विंध्यन क्षेत्र हो गया, ये आपका सतपुड़ा क्षेत्र हो गया, ये आपका नर्मदा का मध्य क्षेत्र हो गया, ये है ना, इधर हो गया ये आपका ग्रीड क्षेत्र, और ये हो गया मालवा का क्षेत्र, ये हो गया निमाड़, ये निमाड़ का क्षेत्र हो गया, ये झाबुआ का पठार हो गया। ऐसे आप सब चीज़ों को बता सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसको बहुत आराम से नोट डाउन करके पढ़िएगा, और आई होप कि ये वीडियो आपके प्रिपरेशन के काम आएगा। आगे भी जो वीडियो आएँगे हम इंटरलिंक करके पढ़ेंगे। ये जो मैंने पूरा का पूरा पेज उठाया, आप जाके गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, ये एज़ इट इज़ ही उसमें दिया हुआ है, आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में, मैंने वहीं से ये पेज को उठा लिया है। सो ये हमको इसी तरह से पढ़ना है, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो चुका है, अब हमें ढर्राशाही नहीं चलेगी, इसी तरह से चीज़ें पढ़िए और बेसिक नॉलेज अपना मजबूत कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।